नाजरीन, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान अदील मलिक। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल आर पेश किया जाता है आपकी खिदमत में हर पीर की शब 8 से 9 बजे तक मलिक लॉ चैम्बर सॉलिसिटर्स के ताउन से मलिक लॉ टीवी पे। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम दो हिस्से शामिल करते हैं। अमूमन पहले हिस्से में हम देते हैं आपको इमिग्रेशन लॉ के मतलब अपडेट्स, और दूसरा जो सेगमेंट होता है उसमें हम कवर करते हैं आपके सवालात। नाज़रीन, अगर आपके पास भी कुछ सवाल है, पेचीदगी है, कन्फ्यूजन है इमिग्रेशन लॉ के मतलब, तो आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliklaw.tv, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें। नाज़रीन, इस सेगमेंट में अभी हम करते हैं इमिग्रेशन लॉ अपडेट्स का सिलसिला शुरू। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीक एक बहुत पॉजिटिव जजमेंट आई है अपर ट्राइब्यूनल से टॉय केसेस के हवाले से। अब नाज़रीन, मैं बताता चलूँ आपको बैकग्राउंड क्या था कि जब से पॉइंट बेस सिस्टम का आगाज़ हुआ है 2008 से। नाज़रीन, मेनली पॉइंट बेस सिस्टम जो सिस्टम आगाज़ किया था लेबर गवर्नमेंट ने, उस ज़माने में जो अट्रैक्शन उनको हुई थी वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन सिस्टम से हुई थी, क्योंकि पॉइंट बेस सिस्टम वहाँ पे पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो नाज़रीन, जो मेन पर्पस पॉइंट बेस सिस्टम का था वो ये था कि जो यूके में लोग आना चाहते हैं स्टडी के हवाले से, वर्क के हवाले से, टेम्परेरी तौर पे जो आना चाहते हैं, वेदर एम्प्लॉयमेंट के लिए आना चाहते हैं, यहाँ पे बिजनेस रन करने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए एक मेकनिज़म बनाया जाए जिससे इजी हो जो अप्लाई करते हैं उनके लिए, और जो डिसीजन करते हैं उनके लिए वेदर के एप्लीकेंट जो है वो फुलफिल करता है इमिग्रेशन कवानीन या नहीं, और जो नाज़रीन डिस्क्रिशन का ताल्लुक है उसे कम से कम किया जाए, ताकि ये होम ऑफिस या ब्रिटिश हाई कमीशन के केस वर्कर्स या इंटरक्लियरेंस ऑफिसर जो है उसके ऊपर ना हो कि वो वीज़ा ग्रांट करे या ना करे, बट पॉइंट बेस्ड सिस्टम हो, एक मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। नाज़रीन, एक जो चीज़ जो काफ़ी शुरू से पॉइंट बेस्ड सिस्टम के साथ है वो है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। तो जब ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम का आगाज़ हुआ, स्टूडेंट्स हो या वर्क परमिट पे कोई आना चाहे, टीयर 2 हो या फिर टीयर 1 हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स हो, तकरीबन तमाम कैटेगरी में एक जो कंडीशन थी वो थी कि जब भी आप यूके में आएँ या एक्सटेंशन के लिए इन कंट्री एप्लीकेशन करें, आपको पॉइंट मिलने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के 10 पॉइंट्स। अगर तो आपके पास 10 पॉइंट्स ये नहीं है, और बेशक आपके बाकी सारे पॉइंट्स पूरे हैं, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी जाएगी होम ऑफिस की जानब से। अब नाज़रीन, जहाँ तक 10 पॉइंट्स इंग्लिश लैंग्वेज का ताल्लुक था, काफ़ी तरीके थे इन 10 पॉइंट्स को क्लेम करने के। जो एक तरीका था वो है इंग्लिश लैंग्वेज का तरीका, टेस्ट का तरीका। दूसरा जो तरीका था वो है कि अगर किसी के पास कोई क्वालिफिकेशन हो जो यूके में पढ़ाई गई है या इंग्लिश में पढ़ाई गई है, वो एक्सेप्टेबल होती है होम ऑफिस की जानब से और पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसी तरह अगर कोई ऐसी कंट्री का नेशनल है जिसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो अगेन उसको इंग्लिश लैंग्वेज या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की नहीं ज़रूरत, वो ऑटोमेटिकली पॉइंट उन्हें मिल जाएंगे अगर वो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ भेजते हैं। अब नाज़रीन, जो इंग्लिश लैंग्वेज का ताल्लुक था 10 पॉइंट्स जो थे, इसी तरह कुछ अर्से पहले जो स्पाउस वीज़ा है उस पर भी ये जो इमिग्रेशन कवानीन हैं चेंज किए गए, और एक प्रोविज़न ऐड की गई कि अगर कोई यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे आता है और वो एप्लीकेशन करता है 2010 के बाद, उसको इंग्लिश लैंग्वेज जो है टेस्ट पास करना है या फिर क्वालिफिकेशन सबमिट करनी है, अदरवाइज एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। इसी तरह नाज़रीन, सेम रिक्वायरमेंट जो है इंट्रोड्यूस की गई नेशनैलिटी के लिए और इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशंस के लिए। तो जिस तरह नाज़रीन एक बंदा बिल्कुल अप्रिशिएट कर सकता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो आजकल एक कोर है इमिग्रेशन एप्लीकेशंस का, कि अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, वैदर वो इंट्री की एप्लीकेशन है, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन है, इंडेफिनिट की एप्लीकेशन है, ब्रिटिश सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट एप्लीकेंट को फुलफिल करनी पड़ेगी एक वे या दूसरे तरीके से। अब नाज़रीन, जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का तरीका है वो ये था शुरू से कि अगर तो आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर रिलाई करते हैं तो आप पास करें एक ऐसा टेस्ट जो होम ऑफिस वाले अप्रूव करें।
तो शुरू में आप समझे होम ऑफिस ने बहुत बड़ी लिस्ट दी, उसमें तकरीबन आप समझे 20 to 30 टेस्ट थे जिनको होम ऑफिस वाले एक्सेप्ट करते थे। आस्ता आस्ता उन्होंने टेस्ट जो है वो कम किए, बट एक जो टेस्ट जो लिस्ट पे काफ़ी अरसे तक रहा अनटिल रिसेंटली वो टॉय का टेस्ट था। और जो नाज़रीन टॉय का टेस्ट था वो एडमिनिस्ट्रेट जो करती थी एक कंपनी है जिसे ETS करती है, ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और ये आप क्लेम करते हैं कि ये लार्जेस्ट एजुकेशनल प्रोवाइडर हैं इंग्लिश टेस्ट के हवाले से। अब नाज़रीन जो टॉय टेस्ट थे काफ़ी लोगों ने सबमिट किए अपनी एप्लीकेशंस के साथ, बट 2 साल पहले एक BBC की डॉक्यूमेंट्री नशर हुई TV पे और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन भी नशर हुई। पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री का नाम था और उस डॉक्यूमेंट्री में अंडर कवर रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की और ये उस डॉक्यूमेंट्री से क्लियर था कि कुछ लोग जो हैं वो अब्यूज़ कर रहे हैं टॉय टेस्ट को। और नाज़रीन बाकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के जो हैं 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, राइटिंग होता है और रीडिंग होता है। तो नाज़रीन जहाँ तक रीडिंग का ताल्लुक है, जहाँ तक राइटिंग का ताल्लुक है और जहाँ तक लिसनिंग का ताल्लुक है, ये 3 तो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको एप्लीकेंट जो है उसे एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, टेस्ट के अंदर जवाब देने पड़ते हैं। एक जो स्किल है जो स्पीकिंग की है उसमें ये होता है कि एप्लीकेंट को जो है जवाब जो है वो बोलने पड़ते हैं और काफ़ी केसेस में जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होते हैं। बाकी नाज़रीन जहाँ तक वो टेस्ट का ताल्लुक है, एक IELTS टेस्ट है, इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल पीपल, और जो IELTS है उसमें जो है वो है कि ज़्यादातर केसेस में वो इन पर्सन इंटरव्यू लेते हैं जहाँ पे एक असेसर जो है वो एप्लीकेंट या जो टेस्ट टेकर है उससे बातचीत करता है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वेदर जो टेस्ट दे रहा है उसका इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग जो है वो इक्विवेलेंट लेवल की है कि नहीं, वेदर वो पासिंग का थ्रेशोल्ड पास करता है कि नहीं, उसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं, कितना उसका बेंड स्कोर है। अब नाज़रीन जब पैनोरामा की डॉक्यूमेंट्री जो है एयर हुई TV के ऊपर, इसी तरह होम ऑफिस को पता चला पैनोरामा ने जो इन्वेस्टिगेशंस की हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्री के दौरान ही उन्होंने होम सेक्रेटरी जो है उनसे इंटरव्यू लिया, टेरेसा मे से, और उन्होंने उस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया। उन्होंने क्लियर किया कि जिन लोगों ने जो है फेक टेस्ट सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं या फेक सिस्टम यूज़ किया है या डिसेप्शन यूज़ किया, उनके ख़िलाफ़ सख्त मेजर्स लेंगे। और उसी को नाज़रीन स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए होम ऑफिस ने तकरीबन आप समझे कोई 48,000 स्टूडेंट्स या जो यहाँ पे रह रहे हैं जिनकी शादी हो गई है यहाँ पे रहते, टेस्ट को ये कैंसिल किए और 48,000 जो है लोग मुतासर हुए। इसी तरह नाज़रीन जो टेस्ट सेंटर्स थे, काफ़ी टेस्ट सेंटर्स जहाँ पे लोगों ने टेस्ट दिए थे वो काफ़ी मुतासर हुए। कोई 84 के लगभग कॉलेजेस जो है होम ऑफिस से बंद किए जस्ट इस ट्वाइक इशू के पीछे। तो नाज़रीन हुआ क्या, एक दफ़ा जब पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री एयर हुई 2014 में, जो ये अर्ली ईयर में डॉक्यूमेंट्री एयर हुई थी, उसके बाद होम ऑफिस ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि वो किस तरह इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने रब्ता किया ETS को, जो कंपनी है प्रोवाइड करती है, जो एजुकेशन प्रोवाइडर हैं जो ये टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, कंपनी जैसा मैंने आपको बताया अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। तो होम ऑफिस ने फिर रब्ता किया कंपनी को और कंपनी ने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने ये बताया होम ऑफिस को, खुशखबरी दी कि सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो सॉफ्टवेयर बता सकता है कि वेदर एक बंदे ने स्पीकिंग टेस्ट दिया था या डिफरेंट बंदों ने स्पीकिंग टेस्ट दिया था। तो जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से ये पता चल सकता था कि वेदर अगर एक ही बंदे ने वॉइस बोला है स्पीकिंग टेस्ट के दौरान तो वो ट्रैक कर देगा एक बंदे की आवाज़। और नाज़रीन ये वॉइस रिकग्निशन टाइप का सॉफ्टवेयर जो है उस कंपनी ने बनाया था और उसकी बेसिस के ऊपर होम ऑफिस ने काफ़ी टेस्ट एप्लीकेंट्स जो हैं जिन्होंने वो टेस्ट सर्टिफिकेट सबमिट किया था उनके वीज़े रिफ्यूज़ करना शुरू किए, उनके वीज़े कर्टेल करना शुरू किए।
काफ़ी लोगों के होम ऑफिस ने वीज़े जो हैं वो कर्टेल किए, कैंसिल किए विदाउट राइट ऑफ अपील। और उन्होंने कहा कि अगर आपने अपील करनी है पहले यूके छोड़े, उसके बाद अपील करें, राइट ऑफ अपील नहीं दिया। इसी तरह नाज़रीन, जो स्ट्रेटजी थी होम ऑफिस की वो ये थी कि एक दफ़ा उनको डाटा मिला है कंपनी की जानब से, जिससे शो होता था कि काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने फेक सर्टिफिकेट सबमिट किए। एक ही बंदे ने स्पीकिंग टेस्ट दिया है बहुत से लोगों के बिहाफ के ऊपर। तो फिर होम ऑफिस ने अपने यहाँ से कुछ स्टाफ मेंबर भेजे अमेरिका, और वो वहाँ पे तकरीबन उन्होंने 3 से 6 महीने गुजारे। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सॉफ्टवेयर पे रिलाई करने के बजाय रैंडमली जो है वो टेस्ट जो है उन्हें खुद सुना है और खुद देखा है कि वेदर जो आवाज़ है वो सेम है कि नहीं। अब नाज़रीन, होम ऑफिस ने उस वक्त कोई एक्सपर्ट अपना जो इंस्ट्रक्ट नहीं किया था, बल्कि ख़ुद उनके जो मेंबर्स हैं वो गए थे और उन्होंने ख़ुद जो है सॉफ्टवेयर की मदद से आवाज़ें सुनी थी, ताकि वो डबल चेक करें कि वेदर जो सॉफ्टवेयर कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। और मेनली होम ऑफिस जब भी किसी के वीज़े कैंसिल करते थे उस वक्त होम ऑफिस वाले तो कोई एविडेंस सबमिट देते नहीं थे, बट अगर कोई अपील करे या जुडिशियल रिव्यू के लिए जाए उस वक्त जो है वो अपने केस वर्कर्स की 3 स्टेटमेंट्स जो है वो दूसरी पार्टी पे सर्व करते थे कि जी ये स्टाफ मेंबर है, इतना उनका एक्सपीरियंस है, वो कह रहे हैं कि जी जो टेस्ट आपने दिया है वो फेक है। और फिर वो भेजते थे सॉफ्टवेयर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है उसकी कॉपी जो है सर्व करते थे हियरिंग से पहले या फिर जुडिशियल रिव्यू का रिस्पॉन्स में। तो नाज़रीन, जब ये सिलसिला शुरू हुआ होम ऑफिस ने काफ़ी लोगों के वीज़े कर्टेल किए, काफ़ी लोग मुतासर हुए और काफ़ी लोगों के वीज़े जो है राइट ऑफ अपील के बगैर जो है रिफ्यूज़ किए गए, कर्टेल किए गए। उनके लिए प्रॉब्लम ये था कि उनके पास राइट ऑफ अपील नहीं था। जो ओनली वे फॉरवर्ड था वो था कि वो जाएं जुडिशियल रिव्यू के लिए। और नाज़रीन, जुडिशियल रिव्यू के लिए अगर कोई जाता था होम ऑफिस वाले ये केस करते थे कि जी एप्लीकेंट के पास अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद है, वो आउटसाइड यूके जाके अपील कर सकता है। उस वजह से नाज़रीन जुडिशियल रिव्यू में जो स्कोप था सक्सेस का वो इतना ज़्यादा था नहीं, क्योंकि होम ऑफिस वाले नंबर 1 कहते थे कि अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद है। और जो जुडिशियल रिव्यू का मैकेनिज़्म है वो, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया है, क्वाइट नैरो है। उसमें यह है कि कोर्ट सिर्फ तब इंटरफेयर करती है अगर कोई ऑब्वियस एरर हो या इरेशनल डिसीजन मेकिंग हो होम ऑफिस की जानब से। और इसका ये नहीं मतलब कि अगर कोर्ट का फैसला पॉजिटिव आए कि एप्लीकेंट को वीज़ा मिल जाएगा। अगेन ज़्यादातर अगर अपर ट्राइब्यूनल एप्लीकेंट के फेवर में भी डिसीजन दे, ज़्यादातर के केसेस में जो है वो रिमिट कर सकते हैं मैटर बैक होम ऑफिस के ऊपर ताकि वो नया फैसला करे। अब नाज़रीन, जहाँ तक राइट ऑफ अपील का ताल्लुक था, काफ़ी कम केसेस थे जिन्हें राइट ऑफ अपील मिला, वो भी उस वक्त जब ये टॉय का मसला शुरू हुआ था 2014 में। उस वक्त फर्ज करें कोई यूके में RI एंट्री अगर किसी की रिफ्यूज़ की गई हो टॉय की केस के हवाले से, उससे राइट ऑफ अपील उस वक्त मिलता था। बट अब जिस तरह आपको पता है 2014 जो इमिग्रेशन एक्ट आया था उसमें वो भी अबॉलिश हो गया है। तो काफ़ी कम केसेस से जिनको राइट ऑफ अपील मिला। इसी तरह अगर किसी ने फर्स्ट ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन की है होम ऑफिस में कर्टेलमेंट से पहले, स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन की है, उनको राइट ऑफ अपील मिला था। तो काफ़ी कम केसेस थे जिन्हें राइट ऑफ अपील मिला था होम ऑफिस की जानब से। तो नाज़रीन, जिनके पास राइट ऑफ अपील था वो किए, उन्होंने चैलेंज किया फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में, और फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में जो है उन्हें नेगेटिव फैसला मिला। जो जज थे फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल ने, उन्होंने कहा कि जो होम ऑफिस के पास एविडेंस है वो सही है। उन्होंने ये नहीं कंसीडर किया जो एप्लीकेंट है या जो अपेलेंट है वो इंग्लिश बोल सकता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कोई फेक या प्रॉक्सी यूज़ करने की। तो इसी तरह नाज़रीन, जब फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल से अपील डिसमिस हुई तो केसेस जो है अपर ट्राइब्यूनल में गए। और अभी लास्ट ईयर जो प्रेसिडेंट है अपर ट्राइब्यूनल, उन्होंने काफ़ी थॉरो जजमेंट दी है टॉय केसेस के हवाले से। नाज़रीन, जो जजमेंट है वो फ़िलहाल जो है इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस पे नहीं है, बट मुझे उम्मीद है वो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे वेडनेसडे तक अपडेट हो जानी चाहिए। अब नाज़रीन, जो जजमेंट है उसमें जो है बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। नंबर 1 जो चीज़ क्लियर हुई है वो ये है कि जो होम ऑफिस का एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो होम ऑफिस जिस बेसिस पे एप्लीकेशंस जो है रिफ्यूज़ करें या वीज़े कर्टेल करें, वो
इनफ एविडेंस नहीं है, और वो जो एविडेंस का स्टैंडर्ड है वो क्वाइट लो है। जो प्रेसिडेंट है अपर ट्रिब्यूनल का मिस्टर जस्टिस मैक्लॉस्की, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है होम ऑफिस को, और स्पेशली होम ऑफिस के विटनेसेस को जिन्होंने एविडेंस दिया है। तो नाज़रीन, ये जो जजमेंट है ये क्वाइट पॉजिटिव जजमेंट है। इसका ये मतलब है कि जिन जिन लोगों के होम ऑफिस ने वीज़े कैंसिल किए थे या एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ की थी टॉय की बेसिस पे, वो जो एविडेंस है वो कोर्ट ने कहा है क्रेडिबल नहीं है, और जो है होम ऑफिस को अमूमन वीज़ा इशू करना चाहिए। अब नाज़रीन, जिस इस टाइप के सर्कमस्टांसेस में आप समझे, जिससे पहले भी हमने देखा है कि होम ऑफिस वालों से बहुत बड़ी गलती हुई है, और उन्हें उन्हें इस चीज़ की जो है पेनलाइज करना चाहिए। तो अभी तक होम ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि वैसे वो इस चीज़ को किस तरह जो है सही करेंगे, उनसे जो गलती हुई है उसे रेमेडी किस तरह करेंगे। इवन दो नाजरीन, उनकी तरफ से एक शॉर्ट स्टेटमेंट है जिससे शो होता है कि वो माइट भी इस डिसीजन को चैलेंज करें कोर्ट ऑफ अपील में, बट फिलहाल उन्होंने कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया, और ना ही उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, कोई ट्रांजिशन अरेंजमेंट का अनाउंस की है जिससे शो हो कि वो जो है इस चीज़ को रेमेडी करेंगे, किस तरह वो उन लोगों को कंपनसेट करेंगे जो जिनको उन्होंने यूके से रिमूव किया, किस तरह वो उन लोगों को कंपनसेट करेंगे जिनको होम ऑफिस ने डिटेन किया एक सब्सटेंशियल टाइम के लिए, किस तरह उन लोगों को रेमेडी करेंगे जो यहाँ पे ओवर स्टे हुए हैं होम ऑफिस की इस गलत फैसले के वजह से। नाज़रीन, ये जो चीज़ें ये अभी तो जो है क्लियर नहीं है, ये एक सवालिया निशान है होम ऑफिस के सामने, बट नाज़रीन पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ ये करें कि वो इस चीज़ को फर्दर पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, और वो अकाउंटेबल ठहराएंगे होम सेक्रेटरी को, जिनकी बेसिस पे ये सारा ड्रामा और एक पूरा सागा जो है जिसने आगाज़ लिया था, और बगैर किसी वजह से पिछले कुछ अरसे में काफ़ी लोग मुतासर हुए, जिसका अगेन मैंने आपको बताया कोई 48,000 लोग इस वजह से मुतासर हुए हैं, कोई 84 कॉलेजेस के लाइसेंस रिवोक किए गए हैं इस जानिब इसकी वजह से। और एक मैं आपको बताता चलूँ बात कि जो होम ऑफिस ने लाइसेंस कॉलेजेस के रिवोक किए थे वो इस बेसिस पे किए थे कि अगर उनके पास एविडेंस है कि 60% जिन लोगों ने टेस्ट दिया है वो जेन्युइन नहीं है, उन्होंने 100% लोग जो है उनके टेस्ट सर्टिफिकेट जो है कैंसिल किए हैं। ये कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें भी क्लियर है कि ये होम ऑफिस ने काफ़ी ज़्यादती किया है और काफ़ी अनफेयर है कि अगर तो उनके पास चलें 60% का एविडेंस है तो कोई लॉजिक नहीं बनती, कोई कॉमन सेंस इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो 100% लोगों के जो है टेस्ट सर्टिफिकेट कैंसिल करें और उनको इस सख्त परेशानी में डालें। नाज़रीन, इसी के साथ टाइम होता है एक छोटी सी ब्रेक का। हम ब्रेक के उस पार आपको मिलेंगे आपके सवालात के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मलिक लॉ टीवी। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। इस हिस्से में हम बात करेंगे आपके सवालात का। सबसे पहले मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका इंटरेस्ट जो इस प्रोग्राम में है और आप जो सवालात भेजते हैं। नाजरीन, ये मैं आपको बताता चलूँ, कभी कभार इस टाइम लिमिटेशन के हवाले से हम सारे सवालात प्रोग्राम्स में शामिल नहीं करते, बट हमारी फुल कोशिश होती है कि हम आपके सवालात एज मेनी एज लें और उनके जवाब दें आपको एज क्विकली एज पॉसिबल। तो अगर तो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपका सवाल इस प्रोग्राम में नहीं है तो बिल्कुल आप अगले हफ्ते देखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक्स के अंदर आपके सारे सवालात का जवाब दें। नाज़रीन, जो सबसे पहला सवाल मेरे पास है वो है स्पाउस वीज़े के हवाले से। जिन्होंने हमें सवाल लिखा है उन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया, बट वो पूछना ये चाहते हैं कि वो यूके में है और उनकी जो शादी है वो हो चुकी है एक यूरोपियन सिटीजन से, और वो पूछना चाहते हैं कि क्या प्रोसीजर है कि वेदर उनको इन कंट्री एप्लीकेशन करनी चाहिए या यूके छोड़ के जाएं और दोबारा अप्लाई करें वो अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से। अब नाज़रीन, जो इनका सवाल है वो है यूरोपियन लॉ के मुतालिक।
तो नाज़रीन अगर तो यूके में कोई आता है अंडर यूरोपियन रूट तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा रिलैक्स है, क्योंकि उसमें ब्रिटिश इमिग्रेशन लॉ जो है शामिल नहीं होता। और नाज़रीन जहाँ तक यूरोपियन कानून है, अगेन जिस तरह वो लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, जो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया है उसके अंदर शामिल होता है। तो यूके के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है कि वो जो ट्रीटीज हैं ईयू की उसे फॉलो करे। अब नाज़रीन जो ईयू डायरेक्टिव है वो शादी के हवाले से ये कहता है कि अगर तो आपकी शादी हुई है किसी ऐसी सिटीज़न से जिनके पास यूरोपियन या ईए नेशनल कोई है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, स्विट्ज़रलैंड है और बाकी कंट्रीज़ हैं जो ईए में आती हैं, तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंट कार्ड के लिए। उन्हें वापस कंट्री ऑफ ओरिजिन जाना नहीं होगा। जो नाज़रीन इनिशियल एप्लीकेशन होती है उसमें नंबर 1 तो एप्लीकेंट जो है उसका ओरिजिनल पासपोर्ट जाता है। इस तरह जो उसकी स्पाउस है उनका जाएगा या तो ओरिजिनल पासपोर्ट, अगर ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है तो उनका आईडी कार्ड जाएगा जिससे शो हो उनकी क्या नेशनैलिटी है। इसके अलावा नाज़रीन जो डॉक्यूमेंट जाता है वो जाता है काम का प्रूफ के वेदर जो यूरोपियन सिटीजन है एक जो चीज़ मैंडेटरी है उन्हें यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने। इसका ये मतलब है कि उन्हें शो करना है कि वो यूके में काम कर रहे हैं, यहाँ पे वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करें। नाज़रीन ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने के और भी ज़रिए हैं, जैसा कोई अगर सेल्फ सफिशिएंट है वो यहाँ पर ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करता है, कर सकते हैं। कोई पेंशनर है वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं यहाँ पे। कोई स्टूडेंट है वो एक्सरसाइज कर सकता है यहाँ पे ट्रीटी राइट। बट अगर कोई वर्किंग के हवाले से ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करे तो पे स्लिप सबमिट होती है एप्लीकेशंस के साथ। नाज़रीन इसमें कोई फिक्स थ्रेशोल्ड नहीं है कि कितनी इनकम हो, एज फार एज कोई यहाँ पे काम कर रहा है वो बिल्कुल कंसीडर किया जाता है कि वो जो यूरोपियन नेशनल है वो ट्रीटी राइट यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है। नाज़रीन बेशक काम पार्ट टाइम भी हो, यहाँ कोर्ट की तरफ से अथॉरिटी है कि स्टिल ट्रीटी राइट जो है एक्सरसाइज हो सकते हैं, फुल टाइम काम की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन एप्लीकेंट के पास जो तीसरा मेन डॉक्यूमेंट जाना चाहिए एप्लीकेशन के साथ वो है मैरिज सर्टिफिकेट। तो नाज़रीन ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल पासपोर्ट या आईडी कार्ड यूरोपियन सिटीजन का, इसके अलावा जो है मैरिज सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो आपका जाएगा डॉक्यूमेंटेशन वो जाएगा ट्रीटी राइट के हवाले से। अगर ये 3 चीज़ें पूरी हैं तो एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगेन मैं आपको बताता चलूँ अंडर यूरोपियन लॉ किसी को पर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि इस टाइप की एप्लीकेशन करे, बट जो है यूके के लिए आसानी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, अगर किसी ने ट्रैवल करना है उसके लिए ईजियर है कि वो एप्लीकेशन करे। इसके अलावा नाज़रीन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो होम ऑफिस ने अभी कुछ अर्से पहले चेंज किया है और अब EEFM फॉर्म है सब लोगों के लिए जो अंडर यूरोपियन लॉ एप्लीकेशन करते हैं। और इसके साथ होम ऑफिस ने एक फ़ी भी इंट्रोड्यूस की है क्वाइट रिसेंटली 55 पाउंड की। अगेन नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ अंडर यूरोपियन लॉ जो है ये फ़ी होम ऑफिस वाले जो चार्ज कर रहे हैं ये अनफेयर है, इलीगल है। बट अगेन अगर कोई यहाँ पे अप्लाई करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इजी होगा अगर कोई फ़ी पे करे। अदरवाइज मुझे यकीन है अगर कोई चैलेंज करे इस प्रोविज़न को, ये जो होम ऑफिस वाले 55 पाउंड चार्ज करते हैं, बिल्कुल कोर्ट की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चांसेस हैं। इसी तरह नाज़रीन एक दफ़ा आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसके बाद होम ऑफिस वाले जो है एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन भेजते हैं विद इन फ्यू वीक्स के अंदर। उस सर्टिफिकेट का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि एप्लीकेंट को शो किया जाए कि एप्लीकेंट यहाँ पे लीगली रह सकता है और लीगली काम कर सकता है, और उसके अमूमन 6 मंथ के अंदर अंदर होम ऑफिस वाले जो हैं वो एप्लीकेशन पे फैसला कर देते हैं। अब नाज़रीन मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, आजकल होम ऑफिस ने जो है इंटरव्यू के लिए काफ़ी लोगों को बुलाते हैं जो यूरोपियन लॉ के अंदर एप्लीकेशन करते हैं, और कभी कभार होम ऑफिस वाले आजकल होम विजिट्स भी करते हैं जस्ट इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कि वेदर कोई अब्यूज़ तो ये सिस्टम नहीं करा, वेदर शादी जो उनकी जेन्युइन है या सिर्फ वीज़े के लिए शादी की है। और नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ जो इंटरव्यू होम ऑफिस वाले लेते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वो सवाल पूछते हैं और हस्बैंड और वाइफ से अलग सवाल पूछते हैं जस्ट देखने के लिए कि वेदर एप्लीकेंट जो है और जो उसकी वाइफ है वो एक आंसर दे रहे हैं या डिफरेंट आंसर है। और क्वाइट रिसेंटली नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं जहाँ पे होम ऑफिस ने जो है
एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ की हैं और क्वाइट सीरियस एलिगेशन लगाया है एप्लीकेंट्स के ऊपर कि जो उनकी शादी है वो जेन्युइन नहीं है और जो उनकी शादी है वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंट है। इसका ये मतलब है कि किसी ने शादी की है सिर्फ वीज़े के लिए, यूके में रहने के लिए। तो नाज़रीन जो देखिए मैंने अभी रिसेंट फैसले उसमें होम ऑफिस ने बिल्कुल यही एलिगेशन लगाया है और इंटरव्यू के कोई 2-3 सवाल जो है उन्हें मेंशन किया है जहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। और नाज़रीन उनको जब हमने चैलेंज किया तो बिल्कुल कोर्ट की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, क्योंकि अगर तो होम ऑफिस वाले 100 सवाल पूछते हैं और फिर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करते हैं सिर्फ 2-3 सवाल के ऊपर जिनका आंसर गलत है या मैच नहीं होता, तो ये अनफेयर है। इससे ये नहीं शो होता कि जो कपल है उनकी शादी जेन्युइन है या नहीं। और अगेन नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी एक रिसेंट अथॉरिटी भी आई है कोर्ट ऑफ अपील से जिसने ये कंफर्म किया है कि अगर तो आपकी शादी है और होम ऑफिस वाले मैरिज ऑफ कन्वीनियंट का इशू रेज करते हैं, कहते हैं कि आपकी शादी जेन्युइन नहीं है, तो बर्डन होम ऑफिस के ऊपर है वो प्रूफ करें कि आपकी शादी जेन्युइन नहीं है। और अगर होम ऑफिस वाले एलिगेशन लगाते हैं कुछ बेसलेस असर्शंस के साथ या कुछ वो प्रिज्यूम करते हैं, तो बिल्कुल मेरी एडवाइस होगी उन्हें चैलेंज करें, कोर्ट में जाएं, फाइट करें अपने हकूक़ के लिए। और ताकि होम ऑफिस वाले जो है बाकी लोगों के इस तरह एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ ना करें जिस तरह आजकल उन्होंने करनी शुरू की है। इसी तरह नाज़रीन नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है नाज़रीन वो है स्पाउस वीज़े के हवाले से। ये सवाल हमें भेजा है मिस खान ने। वो लिखती हैं कि उनके बेटी की शादी जो है पाकिस्तान में होने जा रही है इस साल जून में, और वो पूछती हैं कि वो अपनी जो है बहू को, डॉटर इन लॉ को यूके में लाना चाहती हैं। जो उनकी डॉटर इन लॉ है वो पाकिस्तानी सिटीज़न है और जो उनका बेटा है वो यूके सिटीज़न है, और बेटा जो है वो काम कर रहा है यूके में और उसकी अर्निंग जो है 23,000 के लगभग है। अब नाज़रीन जहाँ तक स्पाउस वीज़े का ताल्लुक है 2012 से चीज़ें काफ़ी सिंपल थी, काफ़ी क्लियर थी, बट 2012 में होम ऑफिस ने इमिग्रेशन रूल चेंज किए और ये अपेंडिक्स FM का आगाज़ किया और इसी तरह अपेंडिक्स FM SE का आगाज़ किया। नाज़रीन ये जो अपेंडिक्स FM है इसमें होम ऑफिस ने एक जो रिक्वायरमेंट शुरू की थी वो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट थी। वो ये है कि अगर तो यूके में कोई आना चाहता है एज अ स्पाउस तो उसे शो करना कि जो उनकी अर्निंग है 18,600 पाउंड पर ईयर से ज़्यादा है, और अगर कोई बच्चा आ रहा है जो यूके सिटीजन नहीं है तो अगेन अर्निंग जो है ज़्यादा शो करनी पड़ेगी। अब नाज़रीन ये जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट है इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एविडेंस आपको सबमिट करना पड़ता है एप्लीकेशन के टाइम पे। अगर आपके पास एप्लीकेशन के टाइम पे एविडेंस नहीं है तो एप्लीकेशन होम ऑफिस वाले रिफ्यूज़ करेंगे और अपील में काफ़ी लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि कोर्ट्स जो हैं आजकल फ्रेश एविडेंस नहीं लेती। जो एविडेंस आपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट किया था वो ही एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक रिसेंट केस आता है अपर ट्रिब्यूनल की तरफ से नाज के नाम से, उसमें कहा था ये जो एक्सेप्शन है ये अगर होम ऑफिस वाले की इनकी आपका रिलेशनशिप जो सबसिस्टिंग नहीं है उसमें फिर आप फर्दर एविडेंस सबमिट कर सकते हैं टू शो कि आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग है। इसी तरह अगर होम ऑफिस वाले डिसेप्शन कहते हैं तो एप्लीकेंट के पास बिल्कुल ऑप्शन है, ये राइट मौजूद है कि वो एक्सप्लेनेशन दे किस बेसिस पे जो डिसेप्शन होम ऑफिस वाले कह रहे हैं वो गलत है। इसी तरह नाज़रीन जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, जो सवाल पूछा गया है स्पाउस वीज़े के हवाले से, नंबर 1 तो आपको एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप्स चाहिए होंगी जब आपकी डॉटर इन लॉ जो है वो एप्लीकेशन करेंगी। एप्लीकेशन मैरिज सर्टिफिकेट के बाद ही होगी, तो जब एप्लीकेशन हो जून के बाद तो मेक श्योर करें 6 मंथ की पे स्लिप्स यहाँ से जाएँ, बैंक स्टेटमेंट जाए जिससे शो जो वेजेस आपको मिल रही है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है। इसी तरह एक लेटर जाएगा आपका एम्प्लॉयर की तरफ से। अब एम्प्लॉयर का जो लेटर है उसमें 4 चीज़ें मेंशन करनी है। नंबर 1 तो मेंशन करना है कि जो आपके बेटा है उनकी कितनी ग्रॉस एनुअल इनकम है। दूसरा जो चीज़ मेंशन करनी है लेटर के अंदर कि जॉब कब से कर रहा है आपके बेटा यूके में उस एम्प्लॉयर के साथ। तीसरी चीज़ जो मेंशन करनी है कि एट प्रेजेंट जो है क्या रेट है एप्लीकेंट के हस्बैंड का, आपके बेटे का ऑर्गली रेट क्या है और वो रेट कब से मेंटेन है। और फोर्थ जो चीज़ मेंशन करनी है वो मेंशन करनी है टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेदर ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है,
जो है एविडेंस यहाँ से जानना लाजमी है। इसी तरह जो पाकिस्तान से एविडेंस जाएगा, टीबी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आईओएम के क्लिनिक से आप ले सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। इस तरह एविडेंस सबमिट करना पड़ेगा जिससे शो कि आप जो इनकी शादी है वो चल रही है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एविडेंस है, जैसा वाइबर है, व्हाट्सएप के टेक्स्ट मैसेजेस हैं, टेलीफोन बिल्स हैं, कॉलिंग कार्ड हैं, एयरलाइन टिकट्स हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, इस टाइप का एविडेंस होगा वो हेल्पफुल होगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान से जाएगी वो मैरिज सर्टिफिकेट जाएगा, और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, अगर मैरिज सर्टिफिकेट उर्दू में है। नाज़रीन, इसी के साथ टाइम होता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार मजीद सवालात के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ टीवी। इमिग्रेशन का मसला एशियन कम्युनिटी को दरपेश एक गंभीर समस्या, लेकिन अब मदद हाजिर। यूके की मशहूर और मारूफ इमिग्रेशन लॉ फर्म मलिक लॉ चेंबर्स सोलिसिटर्स ने एक शानदार हल तलाश कर लिया है। इंटरनेट पर अब इमिग्रेशन टीवी की शुरुआत हो गई है। इमिग्रेशन पर मबनी ताजा तरीन खबरें, इमिग्रेशन के बारे में मशवरे, यानी सब कुछ इमिग्रेशन के बारे में, जिसे हर लम्हे, हर मिनट, हर रोज 24 घंटे देखा जा सकता है। क्लिक कीजिए www.maliklaw.tv पर। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। वहीं से आगाज़ करते हैं सवालात का, जहां से हमने छोड़ा था ब्रेक से पहले। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सवाल की जानब। नाजरीन, ये जो सवाल है ये हमें मिस्टर साकिब खान ने लिखा है लंदन से। वो लिखते हैं कि वो आए थे यूके में एज अ स्टूडेंट, और फिर उन्होंने Tier-1 एंटरप्रेन्योर वीज़े के लिए अप्लाई किया था अंडर 200,000 प्रोविजंस के अंदर। और जो उनकी एप्लीकेशन थी वो जनवरी 2013 से पहले सबमिट हो गई थी। और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जब उन्होंने की थी तब जेन्युइन एंटरप्रेन्योर टेस्ट लागू नहीं होता था, क्योंकि वो स्टार्ट हुआ था जनवरी 2013 में। और ये कह रहे हैं इन्होंने एप्लीकेशन दिसंबर 2012 में की थी। और अब इनका है टाइम एक्सटेंशन के लिए, और ये पूछते हैं कि वेदर वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या वो उन्हें एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब नाज़रीन, जहाँ तक Tier-1 एंटरप्रेन्योर का ताल्लुक है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है एप्लीकेंट के पास कि वो डायरेक्ट इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं पहले वीज़े के बाद। बट उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। जो नंबर 1 रिक्वायरमेंट है वो शो करनी पड़ेगी एप्लीकेंट को, अगर वो इंडेफिनिट अप्लाई करना चाहते हैं, कि उन्होंने जो अपना बिजनेस है उसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई को जॉब दी है। अगर तो उनके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई एटलीस्ट 12 मंथ तक रहे, और सारे जो एम्प्लॉई हैं जिनके ऊपर वो रिलाई करें वो सेटल्ड वर्कर हैं। अब नाज़रीन, सेटल्ड वर्कर की जो डेफिनेशन है क्वाइट ब्रॉड है, बट उसमें टेम्परेरी तौर पे जिनके पास वीज़ा होता है वो नहीं आता। इसी तरह जैसा कोई Tier-1 के वीज़े के ऊपर है वो एम्प्लॉय कंसीडर नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट है जिसे काम की इजाज़त है वो सेटल्ड वर्कर नहीं है। सेटल्ड वर्कर वो हैं जो यूरोपियन नेशनल है, या फिर जो जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, या फिर जो ब्रिटिश सिटीजन है। तो अगर तो आपके पास 10 एम्प्लॉई हैं जो आपने एम्प्लॉयमेंट जिनको दिया 10-12 मंथ तक एटलीस्ट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अंडर एक्सीलरेटेड रूट। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है कि आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें। अगर आप एक्सीलरेटेड रूट के अंदर नहीं अप्लाई करते तो आपको मज़ीद 2 ईयर्स की एक्सटेंशन मिलेगी। एक तो आपको यहाँ पे 5 साल होते हैं, उसके बाद आप ILR अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगेन जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी एक्सटेंशन के लिए, या फिर अगर आप एक्सीलरेटेड रूट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नंबर 1 तो आपको शो करना है जी आपने जो पैसे शो किए थे उसका 200,000 पाउंड वो आपने सारे इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस के अंदर। तो बैंक स्टेटमेंट्स आपकी चाहिए बिजनेस और पर्सनल अकाउंट की। बिजनेस स्टेटमेंट आपको सारी भेजनी पड़ेंगी। जो पर्सनल अकाउंट है उसकी सिर्फ वो स्टेटमेंट भेजें जिसमें शो हो कि आपने ट्रांजैक्शन अपने पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में की है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपने यहाँ पे बिजनेस रन किया है और आपने रजिस्टर हुए हैं एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड HMRC से, या कंपनीज हाउस में कंपनी रजिस्टर किया विद इन 6 मंथ ऑफ द स्पेसिफाइड डेट। जो स्पेसिफाइड डेट होती है वो तो या तो डेट ऑफ एंट्री होती है, अगर किसी को इनिशियल वीज़ा मिला हो
या फिर होता है अगर किसी को एक्सटेंशन मिली है, जिस दिन वीज़ा मिला है तो आपकी किसी में प्रिज्यूम करता हूँ कि आपको यहीं से मिला था वीज़ा, तो जो डेट है उसके 6 मंथ के अंदर अगर आपने कंपनी रजिस्टर किया तो कंपनीज हाउस से जो फाइलिंग रिपोर्ट है वो आपको भेजनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपको शो करना पड़ता है कि आपने 2 एम्प्लॉय रखे एटलीस्ट फॉर 12 मंथ्स, उनके डॉक्यूमेंट आपको भेजने पड़ते हैं, पे स्लिप्स डुप्लीकेट भेजनी पड़ती हैं, पासपोर्ट कॉपीज भेजने पड़ता है, फर्स्ट सबमिशंस भेजनी पड़ती है, अकाउंटेंट्स की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन भेजने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो आपने पहले फुलफिल कर ली होगी, वो दोबारा फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस आपको शो करिए है कि आप अपने आप को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकते हैं। लास्ट 3 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट जाएगी जिससे शो कि एटलीस्ट आपकी ये जो सेविंग है इन द रीजन ऑफ £1000 है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक्सटेंशन की हो एप्लीकेशन या इंडेफिनिट की हो तो उसमें पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अनऑडिटेड अकाउंट भेजने पड़ते हैं, साथ में कंपाइलेशन रिपोर्ट भेजनी पड़ती है अकाउंट की जानब से। अगर आप की ऐसी कंपनी है जो काफ़ी बड़ा बिजनेस है तो आपको ऑडिटेड रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। बात डिपेंड करता है वेदर वो रिक्वायर्ड है कि नहीं, वेदर आपकी कंपनी अंडर लीगली अंडर कंपनीज हाउस लेजिस्लेशन के अंदर उन्हें ऑडिटेड अकाउंट सबमिट करने हैं कि नहीं करने। इसके अलावा नाज़रीन आपको पे स्लिप्स भेजनी पड़ती हैं जो आपने एम्प्लॉय रखे हैं। इसी तरह आपको भेजना पड़ता है अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, बायोमेट्रिक कार्ड, कंपनीज हाउस से डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। और अगर तो आपकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अदरवाइज 10 साल अगर आपको यहाँ पे लीगली हो जाए, बेशक स्टूडेंट पे ऊपर हो, कुछ पीरियड टीयर 1 के ऊपर, आप स्टिल इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन इसी के साथ टाइम होता है प्रोग्राम का ख़त्म। काफ़ी कम टाइम था हमारे पास जो काफ़ी जल्दी गुजर गया। हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते इसी जगह आपके सवालात के साथ और इमिग्रेशन अपडेट्स के साथ। कहिए मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ टीवी।